ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशन की एग्जैक्ट क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट लो क्या बताता है, फ्री फॉल, और क्या होती है आर्किमिडीज सिद्धांत। ये सारी की सारी प्रॉब्लम का समाधान होता है इस क्लिप में। जैसा कि मैं कहता हूँ कि साथ मिलकर सीखेंगे तो हर चीज आसान है। शुरू करें। स्टूडेंट, जैसे कि आज हम क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट का ग्रेविटेशन टॉपिक फिनिश करा रहे हैं, तो होता क्या है ग्रेविटी, क्या होता है ग्रेविटेशन? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के या फिर उनके मास के बीच में लगने वाला एक अट्रैक्शन ही ग्रेविटी के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज को ऊपर उछालने की कोशिश करते हैं और उस टाइम बाद ऑब्वियसली सी बात है कि वो नीचे आता है, तो हमने उसको ऊपर भेजा, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो मासिस होगा, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर भार होगा, कुछ ना कुछ तो उसका वेट होगा। और हम उस वेट को उछालने की कोशिश करते हैं तो उसके मास के अनुसार ही हम अपनी उतनी ही ताकत लगाते हैं। और एनर्जी एक नए रूप में जहां तक पहुंचता है, उसकी एक्सेलरेशन टॉप रेट जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक वो जाता है, एंड देन फिर वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में नीचे आने की कोशिश करता है। तो एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। दैट इज मीन ऑफ दिस फोर्स, एक अट्रैक्शन लगता है उसमें जो कि उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करता जा रहा है। तो वो नीचे की तरफ खींच रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो फोर्स क्या होता है, वो अट्रैक्शन क्या होता है? दैट इज मीन ऑफ दिस ग्रेविटी। अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझने की कोशिश करें तो वो होता है फिनोमिना ऑफ द अट्रैक्शन टू द मास ऑफ बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ही हम ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो इन चीजों को अच्छी तरह से बताने वाला कौन है, कौन सा ऐसा लॉ है जो उन्हें बता सकता है? तो ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि आप जानते ही होंगे कि द मीन ऑफ दिस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। अच्छा, इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी भी, ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं, ये कई मामले में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं। इस नॉर्मल ये इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जी हाँ, यूनिवर्सल लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही बोलते हैं। तो कई मामले में ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, आप इसमें बना सकते हैं। तो हमारे न्यूटन सर ने हमको क्या बताने की कोशिश करी थी, हमारे न्यूटन सर ने हमें ये बताने की कोशिश करी थी कि अगर हम किसी भी, देखिए, दो डिफरेंट अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई दो चीज लेते हैं, उसके में हम सेंटर में, नॉट एंड टू एंड, सेंटर में हम एक लाइन खींच देते हैं, तो वो क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस के बारे में बताएगा। तो M1 और M2 की जो बीच की है, ये एक प्रोपोर्शनल ही है, और किसके? फोर्स के। तो हम इसको खींचते जाएंगे, फोर्स में भी चेंजेस आते ही जाएंगे। तो यहाँ पर एक फोर्स का महत्व उसके डायरेक्शंस, उसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके मासेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारी सबसे पहले अगर इन चीजों को मिलाने की कोशिश करें तो वो क्या कहलाता है? एफ प्रोपोर्शनल्स टू M1 एंड M2। पहली इक्वेशन तो हमारी ये बन जाती है। दूसरी क्या बनती है? एफ प्रोपोर्शनल्स टू 1/t²। ऑफ कोर्स भाई डिस्टेंस है, दो चीजों के बीच का डिस्टेंस वो कवर करेगा वन साइड टू अनदर साइड। किसी भी चीज को हमने ऊपर भेजा और वो वापस आया तो उसने डबल डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करी। तो दैट इज मीन इज दिस, वो उसका एक जिसमें हमने एनर्जी डाली उसके वेग के अनुसार, दूसरा वो अपने वेग के अनुसार उतनी स्पीड, उतने टाइम में वो नीचे आया। तो उसको नीचे लेकर आने में जितना उसमें ग्रेविटी ने अपना अट्रैक्शन दिखाने की कोशिश करी है, तो उसने अपना उतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिखते हैं। अब हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? एफ प्रोपोर्शनल्स टू M1 M2 अपॉन d²। तो ये जो प्रोपोर्शनल फॉर्मेट है, ये क्या है? दैट इज मीन ऑफ दिस यूनिवर्सल ग्रेविटी इज कांस्टेंट। यही है कैपिटल जी, यही है कांस्टेंट। तो अगर हम एक थर्ड, इन दोनों को मिला के जो तीसरा आता है, इसको हम प्रॉपर एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? F बराबर G M1 M2 अपॉन d²। तो यहां पर हम अगर देखा जाए तो इस G की वैल्यू क्या कहलाएगी? इस G की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी हो सकती है नॉर्मल फॉर्म में? 1 2
3 बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब ये क्या है, ये मैं जितनी देर से आपको बताने की कोशिश कर रहा था, ये क्या है ये आपको अब समझ में आएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर एक्चुअल में ये यूनिट है। तो ये इस यूनिट को बनाया कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस मीन ऑफ दिस अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या है, जी बराबर एफ, और ये गे जो है वो अगर इस पहुंचता है तो हम इसका गुणा करेंगे गे स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब हमें देखिए फोर्स की यूनिट कितनी होती है, कितनी होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की कितनी होती है, मीटर होती है। अब डी स्क्वायर है, डिस्टेंस स्क्वायर तो ऑब्वियसली पता है कि मीटर भी स्क्वायर ही होगा। m1 m2 एक किसको बता रहा है, मासेस को बता रहा है, चाहे m1 हो चाहे m2 हो, दो डिफरेंट मासेस ही तो बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये बताता है कि जी स्क्वायर के बारे में, यानी कि m1 और m2 यानी कि इसमें m स्क्वायर और m स्क्वायर यानी मास क्या बताता है, केजी किलोग्राम, ही तो उसकी यूनिट होती है। तो ये जो ये यूनिट है वो ऐसे निकल के आई है। और जो ग्रेविटेशन है यानी कि बड़े जी का जो, अच्छा ये चीज याद रखना है, ये सिर्फ एक ही जी नहीं है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी अंतर है। तो कैपिटल जी क्या बताता है वो तो ये हम यहाँ पे रहा, लेकिन स्मॉल जी क्या बताता है ये मैं आगे आपको हैंड समझाता जाऊंगा। तो जो कैपिटल जी है उसकी जो वैल्यू है वो 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। तो ये है क्या, देखिए क्या होता है कि किसी भी कहीं भी देखिए मास यहाँ पर जितना मेरा है तो मेरे ऊपर उतना फोर्स जो हमें जमीन से जोड़ रहा है। अब आप जो मेरी क्लिप देख रहे हैं, आप जहां बैठे हैं, आप दूसरी जगह हो सकते हैं, तो वहां पर आपके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है और जो आपको ग्रेविटी से जोड़ रहा है, तो एग्जैक्ट हम लोगों के बीच में कॉमन क्या हो सकता है, वो होता है ग्रेविटी। अब उस ग्रेविटी को हम एक नॉर्मल यूनिट में तो कवर करेंगे, किसी ना किसी हमें उसके एक ना एक तो डिजिट हमें देनी होगी। जैसे एक होता है 27/22/7 आपने इस तरह की सुनी होंगी। ये अगर हम किसी भी चीज को अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको एक डिजिट प्रोवाइड करवा देते हैं। तो वो प्रोवाइड डिजिट क्या बताना चाहती है, वो ये बताती है किसी भी चीज के कॉमन से। तो अगर हम कहीं भी जी का यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू 6.67 गुणा 10 माइनस 11 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर ही होगी, जिसको हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा दी है। तो ये जो न्यूटन्स लॉ आपको बता रहा है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम कोई सभी सेंटर ऑफ मास जोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस उसमें कोई ना कोई उसकी डायरेक्शन जो उसका प्रोपोर्शनल्स है उसके बिहाफ पर जो प्रोडक्ट मास का यानी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस आने लगते हैं। किसी भी चीज को अगर हम थ्रो करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को पुल करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज को अगर हम वन साइड टू अनदर साइड पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो उनके बीच में क्या क्या कवर होता है, उसके बीच में देखिए फोर्स आएगा, उसके बीच में डिस्टेंस आएगा, उसके बीच में अट्रैक्शन आएगा, उसमें मासेस भी आएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, लेकिन ग्रेविटी के अंदर आएंगी। तो ग्रेविटी जी एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, और इसका एक मेन पॉइंट यानी कि एक मेन टर्म जो होता है वो होता है, अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो होता है फोर्स। तो फोर्स के बिहाफ पर हम बोल सकते हैं कि F बराबर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो अब तक हमने कैपिटल जी के बारे में समझ लिया, लेकिन अब हमें स्मॉल जी के भी बारे में समझना पड़ेगा। देखिए ग्रेविटेशन में स्मॉल जी और कैपिटल जी इन दोनों में क्या क्या अंतर है। स्मॉल जी, आई होप कि पेंसिल्स का आपका लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं थोड़ा चलिए पेंसिल लिख देता हूँ। स्मॉल जी और कैपिटल जी में काफ़ी अंतर है, इनकी वैल्यू काफ़ी अलग होती है, इनकी यूनिट अलग होती है, और ये बताना क्या चाहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ साथ के साथ। तो चलिए आप आते हैं, आप इस डायग्राम को देखें, ये मैंने एक सर्कल बनाया और ये मैंने एक पॉइंट करके मैंने एक एरो बनाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे जोड़ते हैं कि ये हमारा अर्थ है। अब ये हमारा अर्थ है, तो हम यहाँ पे अगर ए को पॉइंट करते हैं, जैसे कि ये एक नॉर्मल मैन है और ये दूसरा नॉर्मल मैन है, सिंपल इज दिस। तो ये नॉर्मल नॉर्मल दोनों की बात आती है, तो हम
एक व्यक्ति जहां जहां पर है उस अर्थ के एक सेंटर, हम इसको ओ मान लेते हैं और दूसरे वाले को हम बी मान लेते हैं। अब ओ से ए तक की डिस्टेंस को हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज मीन ऑफ दिस रेडियस। देखिए गोले में आपको एक चीज तो पता चलती होगी जिसे हम कहते हैं त्रिज्या। इसको हमने इस तरह से करने की कोशिश करी तो दैट इज मीन ऑफ दिस रेडियस। तो ये रेडियस क्या बताने की कोशिश करता है, ये बताता है, अब ये रेडियस ऑफ अर्थ बताता है सेंटर ऑफ मास। ये देखिए ये सेंटर है, इस व्यक्ति का जो मास है इससे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज मीन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। तो ए में जो अगर हम इसको मान लेते, चलिए हम इसको मान लेते हैं राम, और समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं श्याम, सिंपल। अब मेरे को बताइए राम का ओ, हम राम को अलग रूप में मानेंगे, इसका मास अलग है भाई, m1 होगा, तो m1 मानेंगे अगर हम इसको तो दैट इज मीन ऑफ दिस फर्स्ट सेंटर ऑफ मास। श्याम भी अपनी जगह उतना ही भी उस पर भी उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो हम उसको क्या मानेंगे, दैट इज मीन ऑफ सेकंड सेंटर ऑफ मास। दोनों पे क्या अलग अलग रूप से ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा नहीं। देखिए आप मेरी क्लिप जहाँ बैठ के जिस शहर में जिस जगह भी बैठ के देख रहे होंगे, आप पे भी उतना ही ग्रेविटी का ही लग रहा होगा, आप पे भी अट्रैक्शन हो ही रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि आपकी जगह ग्रेविटेशन बहुत कम होगा, आपकी जगह ग्रेविटी बहुत कम होगी, मेरी जगह ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। देखिए अर्थ की बात चल रही है, चंद्रमा या मून की बात नहीं चल रही, दूसरे प्लेनेट की बात नहीं चल रही है। देखिए अगर आप यहीं पर हैं तो सिंपल सी बात है कि आप पे भी उतना ही ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, मेरे पे भी उतना फोर्स लग रहा होगा। हमारे मासेस में अंतर हो सकता है, डिस्टेंस में अंतर हो सकता है, लेकिन ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन है वो ना आप पे कम पड़ रहा होगा ना ही मेरे पे कम पड़ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको किस रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब मासेस ऑफ अर्थ यानी कि हमारा जो नॉर्मल जो मास पड़ता है वो क्या पड़ता है, एक आती है दैट इज मीन से मास। तो मासेस ऑफ अर्थ कितना होना चाहिए, नॉर्मल है 10 की घात 24 केजी, 24 केजी अप्रोक्सीमेट होता है ये। ठीक है, दूसरी बात करें अगर रेडियस की बात करें, यानी कि ये कितना होता है, ये होता है 6.4, ये यूनिट है, समझ में आया। और ये वैल्यू है, वैल्यू बहुत आगे आपको ग्रेविटेशंस में हेल्प करेंगी जब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको इन चीज़ों पर भी बहुत मतलब वर्क करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर आप फॉर्मूला पुट ऑन करते हैं तो फॉर्मूले में जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एफ का फॉर्मूला आपसे फोर्स पूछ लिया तो आपको फोर्स का आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफ बराबर जी एम वन एम को अपने डी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस दी गई होगी, दो लोगों का अलग अलग मास दे दिया गया होगा, उनके बिटवीन का डिस्टेंस दे दिया गया होगा, तो उस वक्त आपसे फोर्स पूछा जा रहा है। तो एफ बराबर जी एम वन एम को अगर आप लगाते हैं तो सिंपल सी बात है कि उसमें एक और चीज़ जो आएगी वो क्या आनी चाहिए उसमें, भाई मुझे बताओ, एफ बराबर m1 आपने लगा दिया, आपने डी स्क्वायर भी लगा दिया, लेकिन अब वहाँ पर जो जी होगा उसको आप खाली थोड़ी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ पर उस जी की वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो जी की वैल्यू कितनी है भाई, जल्दी जोर से बोला करो, 6.67 गुना 10 की घात माइनस जल्दी 27 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। सिंपल इज दिस, वेरी गुड, यही चाहिए चश्मा मेरे को। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो समों का दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा है। उन किन के बारे में बता रहा है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग पर्सन के मासेस के बारे में बता रहा है। रेडियस और मासेस के बारे में बता रहा है। ये दो चीज़ें स्मॉल जी में आती हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ए का ले लिया तो उस पर कितना लग रहा होगा, जी एम वन, और हमने ए को मान लिया एम ए, सिंपल। जब रेडियस की बात आती है, जब सेंटर ऑफ मास की बात आती है तो हम आर स्क्वायर लगाते हैं। दूसरा अगर हम लेके चल रहे हैं तो F1 यहाँ पे लिख लिया, F2 यहाँ पे लिख लिया, तो ये आता है जी M1, M2 की जगह हम क्या लिखेंगे, MB। तो हमारे पास कुछ चीज़ें कॉमन आ चुकी हैं। देखिए यहाँ पर ये इसके बारे में बता रहा है, BMB दूसरे यानी कि शाम के बारे में बता रहा है, MA राम के बारे में बता रहा है, MB शाम के बारे में बता रहा है। लेकिन हमें इसमें कॉमन टर्म पकड़ना होगा, वो चीज़ कैच करनी होगी, और मुझे पता है कि आप कैच कर चुके हैं। वो कॉमन टर्म कौन सा है, जी हाँ, जी एम आर स्क्वायर। यही स्मॉल जी बताता है, यही चीज़ बताता है स्मॉल जी, कि जी बराबर जी
एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है एग्जैक्ट जी का फॉर्मूला। कैपिटल जी का क्या था? कैपिटल जी का मैं यहाँ पर पन्ने पर लिख के आपको दिखा भी देता हूँ। तो एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन जी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू आई थी न्यूटन मीटर नंबर के जी स्क्वायर। जी बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, और यहाँ पर स्मॉल जी की है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो चीज़, तो स्मॉल जी आपको कॉमन टर्म यानी कि एक ग्रेविटी के साथ साथ एक एग्जैक्ट यूनिवर्सल ग्रेविटी, उसका एग्जैक्ट नॉर्मल मास और सेंटर ऑफ मास यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में बताता है स्मॉल जी। कैपिटल जी आपको क्या बताता है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो इसमें एक और जो अब धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं, देखिए रेडियस के बारे में हमने समझ लिया, लेकिन इसमें जो एक और जो चीज़ आती है वो ये आती है कि भाई अर्थ पे तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मून पर क्या? अर्थ में तो हमने समझ लिया, लेकिन मून में क्या? ये भी तो एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। तो हमने इसको समझने के लिए क्या किया, देखो इसमें हम लोगों में जो आता है वो जो अंतर है, अगर हम बात करते हैं अर्थ की सिंपल और मून की, तो इनमें जो ग्रेविटी का जो डिफरेंस होता है वो होता है 1/6 जी एम। ये एम मून के बारे में बता रहा है, जी ई, जी हाँ, ये इस कैपिटल जी नहीं है, ये स्मॉल जी के बारे में, यानी कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बारे में बता रहा है, यानी कि ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटी, मासेस और रेडियस ऑफ अर्थ के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हेर फतल करके पूछ लिया जाता है, ये रेडियस पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, या फिर डिस्टेंस पूछ रहा है। तो वहाँ आपको न्यूमेरिकल करते वक्त न्यूमेरिकल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। अब यहाँ पे जो आते हैं स्मॉल जी, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल जी। अच्छा, दूसरे बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्मॉल जी है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हमने एक ये नाम भी दे दिया। तो जब हम मून और अर्थ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर इन दोनों के कंपैरिजन को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो आता है 1/6। 1/6 के का एग्जैक्ट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वहाँ पर 6 गुना कम है, या फिर यहाँ का देखा जाए तो मतलब अगर उनकी किया जाए तो वहाँ पर हमें 6 गुना फोर्स लगानी पड़ेगी। ये अगर इधर पहुँचता है तो यह आता है किस प्रकार से बताएगा, जी ई बराबर 6 जी एम। तो हम यहाँ पर जितना फोर्स लगाना चाहिए उतना हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटी नॉर्मल है। लेकिन वहाँ पर मून में आपने देखा होगा कि आपने कई सारी मूवी में, ग्रेविटी मूवी में, काफ़ी अलग अलग मूवियों में देखा होगा कि चंद्रमा पर लोग जंप करते हुए जाते हैं। तो जहाँ वो जंप लेते हैं तो नीचे अट्रैक्शन इतना नहीं होता है, तो वहाँ पर हमें 6 गुना ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, तो उतनी ही वहाँ पर कमी आ जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं उसकी फोर्स की, तो फोर्स क्या है, देखिए एफ को हमें एक नॉर्मल रूप दूसरे रूपों में कन्वर्ट किया हुआ है। वो दूसरा क्या है, वो ये है एक्सेलरेशंस की अगर हम बात करें तो वो होता है जी एम एम जी, ऐसे भी कर लूँ एम जी। तो ये एफ एम जी किसी और किसका और फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला हो सकता है एम जी, आप याद करिए डब्लू का, बिल्कुल सही पकड़े। तो क्योंकि डब्लू बराबर भी एम जी होता है, डब्लू बराबर भी एम जी होता है, तो यहाँ पर एफ और डब्लू बराबर होने चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, एक एफ बराबर एम जी है, एक डब्लू बराबर एम जी भी है, जी ई और एम एल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यानी कि वेग की बात करें इन द लॉ ऑफ मोशन, जो है एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए का आता है, ये भी है एफ बराबर एम ए। तो यहाँ पर कुछ टर्म कौन कौन से कॉमन आते जा रहे हैं, वो कौन कौन से कॉमन आए, ए और जी, यानी कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है और फोर्स वेट के बराबर है। सिंपल है, एक्सेलरेशन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने तभी आपको बात समझ में आएगी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है और फोर्स वेट के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
तो W यानी कि जो वेट मास का है, यानी मून, WM 1/6 गुणा W अर्थ, यानी कि वेट का जो अर्थ होगा वही उतना में 6 गुना अंतर होगा एज कम्पेयर टू 1/6 का एक मेन डिफरेंस आता है अर्थ में और मून में। आई होप कैपिटल जी, आई होप स्मॉल जी, इन दोनों के अंतर को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये आपको क्या मतलब कि आपको ये क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। अगर नहीं तो क्लिपिंग को आगे पीछे करके समझने की कोशिश करें, और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं। देखिए मैंने इसके लिए प्रॉपर व्हाट्सएप का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है, फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, और सबका सिर्फ एक ही है, लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का फेसबुक पे पेज भी है, लाइफ साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर बच्चे जुड़ते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बनती जा रही है। स्टूडेंट, आपको एटमॉस्फेयर चाहिए, आपको अपने जैसे स्टूडेंट चाहिए, तो वो ये एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पर बच्चे आपस में कम्युनिटी बनाकर पढ़ाई को हैंडल कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को ख़त्म कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। यही चीज़ आती है। तो ग्रेविटी में जो मेन बात थी, डेरिवेशंस के रूप में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इसकी पिक्चर खींच के मैं अभी मैं ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट पर ही काम चल रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं इसकी पिक्चर खींच के डाल दूंगा। प्रॉपर वे में थोड़ा मैं ब्लॉगिंग भी करता जा रहा हूँ, तो मैं इसमें चीज़ मेंशन कर दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई सी भी दिक्कत है तो वहाँ पर हमारी कम्युनिटी में जाकर जुड़िए और वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए। देखिए चीज़ जब आप समझ रहे हैं, अगर आपके मन में क्वेरी आ रही है, बेशक आपने इसका मतलब मेहनत करी है, आपने समझने की कोशिश करी है। जब कोई लड़का पढ़ता है तो तभी तो उसको समझ में आने दिक्कत आती है, और उस दिक्कत को क्लियर करके ही तो वो इंटेलिजेंट बन पाता है। उसको ही तो बोलते हैं कि हाँ उसने हर तरह से चीज़ों को समझने की कोशिश करी। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप जाएं, जुड़ें और क्वेश्चन पूछें। आई होप कि मेरी छोटी सी मेहनत आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने ही साथियों को के साथ इस चैनल को शेयर करें। देखिए यही तो चीज़ है, ये फ्री की चीज़ें हैं, इसमें कोई मतलब कोई पैसा नहीं लगता है। तो ग्रेविटी का हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट में मैं फ्री फॉल, थ्रस्ट एंड प्रेशर और सारे के पोर्शन आर्किमिडीज के सिद्धांत को प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करूँगा, और हाँ साथ के साथ मैं न्यूमेरिकल को भी आपको करवाऊंगा, तो उसके लिए अलग से मैं तीसरा वाला पार्ट बना दूंगा। अगर आपको कोई सी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट में या फिर फेसबुक में जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप जाके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ आगे वाली नेक्स्ट क्लिपों को देखिए और पढ़ते रहिए। भाई कोरोना है, चल रहा है, घर में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।